प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहरीले बयान देने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों देशों के रिश्ते में कड़वाहट के बीच आखिरकार भारत पहुंचे हैं। बिलावल भुट्टो गोवा में आज हो रहे शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री गुरुवार को गोवा पहुंचे थे। बिलावल का एयरपोर्ट और भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ने स्वागत किया। शाम को एससीओ के अन्य सदस्य देशों की तरफ से पाकिस्तानी विदेश मंत्री को डिनर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच बिलावल के इस तरह के भव्य स्वागत से पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है। इससे पहले भारत ने बिलावल भुट्टो के विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी थी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार की रात को गोवा के आलीशान होटल में एससीओ के देशों के विदेश मंत्रियों के लिए डिनर का आयोजन किया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में जयशंकर और बिलावल ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। दोनों नेताओं के बीच पहली बार हाथ मिलाया गया है। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। साल 2011 के बाद यह पाकिस्तान के किसी विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बिलावल के इस भव्य स्वागत पर पाकिस्तानी अधिकारी और मीडिया दोनों ही हैरान है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के पत्रकार कामरान यूसुफ के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारी गोवा में बिलावल के स्वागत से बहुत खुश हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि भारत ने बतौर मेजबान पाकिस्तान के साथ वैसा ही शानदार व्यवहार कर रहा है जैसे चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा व्यवहार बहुत सौहार्दपूर्ण है। पाकिस्तानी अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि भारत ने 10 पाकिस्तानी पत्रकारों को वीज़ा दिया है ताकि वे गोवा में एससीओ के सम्मेलन में शामिल हो सकें। कामरान ने कहा कि भारत आकर उन्हें कोई शत्रुता वाला व्यवहार नहीं मिला। भारत में हमारी कोई जासूसी नहीं हो रही है। भारतीय मीडिया का मेरे प्रति व्यवहार भी अच्छा रहा है। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो के भारत आने को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच पाकिस्तान की प्रमुख विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा और भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने भारत पाकिस्तान व्यापार का भी समर्थन किया, लेकिन उसे दोनों देशों के विवादित मुद्दों से जोड़ दिया। हमारे सहयोगी प्रकाशन टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार का आर्थिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसे अलग नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने के इच्छुक नहीं होने की भी खबरों के बारे में पूछे जाने पर कुरैशी ने कहा, देखिए मुद्दा यह है कि मैं दोनों देशों के बीच व्यापार के लाभों को देखता हूँ। इसका आर्थिक महत्व समझ में आता है, लेकिन इसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि इसे अन्य चीज़ों के साथ मिलकर देखा जा सकता है, लेकिन केवल व्यापार पर्याप्त नहीं है। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि व्यापार संबंधों को सुधारने में मदद कर सकता है, लेकिन व्यापार अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा। बिलावल की गोवा यात्रा पर टिप्पणी करते हुए पीटीआई नेता कुरैशी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी उनकी यात्रा का विरोध नहीं कर रही थी और समझती थी कि यह एक बहुपक्षीय दायित्व है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एक पूर्व विदेश मंत्री के रूप में मैंने इस तरह के सम्मेलनों में हिस्सा लिया है। ऐसे में मेरा मानना है कि यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है और हर हाल में इसे आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत संबंधों की जांच के लिए एक बैठक होती है तो यह और उपयोगी हो सकती है। कुरैशी ने पुलवामा बालाकोट हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने तभी से भारत के साथ राजनीतिक संबंधों को कम कर दिया था। फिलहाल हमारे बीच कोई व्यापारिक या सांस्कृतिक संबंध नहीं है। हम क्रिकेट मैचों के लिए तटस्थ स्थानों की तलाश कर रहे हैं। मेरी पार्टी और मैं भारत के साथ शांति चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि जब तक हमारे बीच बातचीत नहीं होगी हम अच्छे पड़ोसी संबंध और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह पहचानने की जरूरत है कि हमारे पास कई बकाया मुद्दे हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, हमें उन्हें हल करना ही होगा। उन्होंने कहा ऐसा करने का सबसे सभ्य तरीका बातचीत के माध्यम से ही है। आइए अब हम थोड़ा नाटो के बारे में बात कर लें। अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन नाटो जापान के टोक्यो में एक संपर्क कार्यालय खोलने की योजना बना रहा है। यह एशिया में नाटो का अपनी तरह का पहला कार्यालय होगा। यह स्टेशन नाटो को जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे प्रमुख भागीदार देशों के साथ समय समय पर परामर्श करने में सुविधा प्रदान करेगा। इन सभी देशों को चीन और रूस की बढ़ती ताकत से खतरा है। ऐसे में अमेरिका के करीबी समझे जाने वाले चारों देश इंडो पैसिफिक की चुनौतियों को नाटो के साथ मिलकर सामना कर पाएंगे। नाटो और जापान 11 और 12 जुलाई को लिथुआनिया के विलियंस में नाटो शिखर सम्मेलन से पहले एक व्यक्तिगत भागीदार कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर करने वाले हैं। इससे जापान और नाटो साइबर खतरों के निपटने में अपने सहयोग को और ज़्यादा मजबूत करेंगे और खतरनाक तकनीकों, प्रोपेगेंडा जैसे खतरों के खिलाफ लड़ेंगे। इसी साल जनवरी के अंत में नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने जापान की यात्रा की थी। इस दौरान टोक्यो में प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ मुलाकात में स्टोल्टनबर्ग ने जापान में नाटो कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा था।
इस मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि अप्रैल में नाटो ने अपने 31 सदस्यों के बीच एक मसौदा प्रस्ताव पर भी पारित करवा लिया है। इसमें जापान में नाटो का ऑफिस खोलने पर सदस्यों की रजामंदी ली गई थी। हालांकि जापान में नाटो के ऑफिस के लिए जगह और पैसों के लिए बातचीत अभी चल रही है। नाटो के न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र में, वियना में, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के साथ साथ जॉर्जिया, यूक्रेन, बोस्निया और हर्जेगोविना, मोल्दोवा और कुवैत में इसी तरह के संपर्क कार्यालय हैं। कई मामलों में मेजबान देश नाटो के लिए ऑफिस स्पेस प्रदान करते हैं। अगर टोक्यो नाटो को जापान में पैर जमाने के लिए पैसे उपलब्ध कराता है तो ये रक्षा सहयोग में एक नई चरण की शुरुआत मानी जाएगी। नाटो और जापान सहयोग को मजबूत करने का पहले से ही इरादा जता चुके हैं। जापान नाटो के लिए एक स्वतंत्र मिशन बनाने की योजना तैयार कर रहा है। इसे बेल्जियम में जापानी दूतावास से अलग स्थापित किया जाएगा। बेल्जियम में जापान के राजदूत माशिहिरो मिकामी को उनके काम से मुक्त कर नाटो के साथ संबंध मजबूत करने के लिए तैनात किया जाएगा। पीएम किशिदा ने जनवरी की बैठक में स्टोल्टेनबर्ग को योजनाओं के बारे में बताया था। अधिकारियों को उम्मीद है कि आईटीपीपी पर नाटो जापान के हस्ताक्षर विलियनियस शिखर सम्मेलन के पहले ही हो जाएंगे। नाटो के विलियनियस शिखर सम्मेलन में गैर सदस्य देशों जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। पिछले साल भी इन देशों के नेता नाटो के शिखर सम्मेलन में शामिल होते। पिछले जून में किशिदा, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सेक यूएल और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और तत्कालीन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डन ने मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इन नेताओं ने नाटो के एशिया पैसिफिक पार्टनर्स के रूप में जाने जाने वाली एक बैठक भी की थी। जापान में डेनमार्क के राजदूत पीटर टॉक्सो जेनसन ने बताया कि नाटो संपर्क कार्यालय इंडो पैसिफिक में अपनी पहली तरह का होगा, साथ साथ सबसे अधिक प्रतिमात्मक होगा। यह जापान और नाटो के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक बहुत ही शानदार और वास्तविक। आइए अब हम मणिपुर के बारे में बात कर ले। मणिपुर में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर द्वारा आयोजित एक जन रैली के हिंसक हो जाने के बाद प्रशासन ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात को नियंत्रण करने के लिए सेना और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। इससे पहले सेना ने कहा था कि उसने राज्य पुलिस के साथ मिलकर हिंसा को कई जगह काबू किया और फ्लैग मार्च भी किया। बुधवार से पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को तत्काल प्रभाव से 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस व्यापक हिंसा को लेकर जो तस्वीरें वीडियो शेयर किए गए हैं उनमें कई जगह घरों को आग में जलते हुए देखा जा सकता है। एक वीडियो में कुछ लोगों को चूरा चांदपुर में हथियारों की एक दुकान तोड़कर बंदूकें लूटते देखा जा सकता है। 3 मई को मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद से पूरा राज्य हिंसा की आग में समा गया है। हिंसा की वजह से अब तक 9,000 लोग विस्थापित हुए हैं। राज्य सरकार अभी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि हिंसा में कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग जख्मी हैं। आइए अब हम रशिया के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात कर ले। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर से एक नाटकीय बयान जारी कर दावा किया गया कि यूक्रेन ने 2 ड्रोन का इस्तेमाल क्रेमलिन पर हमला करने में किया है। क्रेमलिन रूसी राष्ट्रपति के आवासीय परिसर को कहा जाता है, राजधानी मॉस्को में स्थित है। ड्रोन हमले को नाकाम करने के लिए रूसी बलों ने रेडार उपकरण का इस्तेमाल किया। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कोई हताहत नहीं हुआ है और राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन क्रेमलिन ने अपने बयान में कहा है कि यह राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश थी। क्रेमलिन के बयान के बाद से ड्रोन हमले के कई वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कम से कम एक ड्रोन क्रेमलिन की ओर जा रहा है और उसी में आगे चलकर धमाका होता है। एक और वीडियो में दिख रहा है कि क्रेमलिन के स्ट्रक्चर के पास आग के साथ धुआं उठ रहा है। बीबीसी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया कि वो ड्रोन था या वाकई को हुआ कुछ और था, लेकिन क्रेमलिन जो कह रहा है वो सच है और यह वाकई राष्ट्रपति पुतिन की जान लेने की कोशिश थी। तो यह रूस के लिए बेहद शर्मनाक कहा जाता है। लेकिन पुतिन दुनिया के उन अहम नेताओं में से एक है जिनकी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए परिंदे के लिए पर मानना भी आसान नहीं होता। पुतिन की मौजूदगी वाले समारोह में शामिल होने वाले बीबीसी पत्रकार बताते हैं कि कितनी कड़ी सुरक्षा होती है। पुतिन की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और एयर स्पेस भी बंद कर दिया जाता है। बेहद गहन जाँच होती है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति का सुरक्षा गिराए कितना अवैध है। रूसी एयर डिफेंस को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहा है। हाल के महीनों में मॉस्को की अहम इमारतों की छतों पर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देखा गया है। इन इमारतों में रूसी रक्षा मंत्रालय भी शामिल है। ऐसा कुछ ठोस वजह से किया गया है। यूक्रेन और उससे सहानुभूति रखने वालों से क्रेमलिन को एरियल अटैक, हवाई हमले का डर है। अगर इसके बावजूद क्रेमलिन तक ड्रोन पहुंच गया तो रूस की तैयारियां नाकाम रही हैं। हाल के हफ्तों और महीनों में रूसी क्षेत्र में सबसे हालिया हमला है। हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। बुधवार सुबह रूस के कास्तुदर इलाके में एक फ्यूल डिपो में आग लग गई थी। कहा जा रहा है कि ड्रोन हमले के कारण ही आग लगी थी। ब्रिस्क इलाके में 2 मालगाड़ी पटरी से उतर गए थे।
ये इलाका यूक्रेन की सीमा से लगा है। स्थानीय गवर्नर ने बताया कि ऐसा आईईडी धमाके के कारण हुआ था। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में तैनात रूसी अधिकारियों ने बताया कि एक फ्यूल स्टेशन पर यूक्रेन के ड्रोन से हमला किया गया था। इस तरह के बढ़ते हमले से रूस के आम लोगों में घबराहट है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार आम लोगों की ओर से मॉस्को में पुलिस के पास ड्रोन को लेकर शिकायतों की बाढ़ आ गई है। आइए अब हम जो है नारायण मूर्ति जी के बारे में बात कर लें। नारायण मूर्ति ने कहा है कि पहले भी कई बार देखा गया है कि नई टेक्नोलॉजी और टूल से जॉब पर खतरा बताया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नई तकनीक और टूल इंसानों की मदद के लिए लिहाज से विकसित किए जाते हैं। उनके उपयोग से इंसानी कार्य क्षमता बढ़ती है। दुनिया भर में इन दिनों चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आसपास बहस हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नौकरियों पर खतरे बढ़े हैं और पूरी दुनिया में इस पर बहस चालू हो गई है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब के नए मौके बनेंगे और कामकाजी लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अन्य लोगों का यह भी कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बड़ी संख्या में नौकरियों के मौके खत्म होंगे और कामकाज की प्रकृति बदल जाएगी। अगर बात देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की करें तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहा, यह देखना दिलचस्प है कि कैसे चैट जीपीटी ने हमारी मशीन से संवाद करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। नारायण मूर्ति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत यह है कि इसने मशीन को इंसान जैसे संवाद करना सिखा दिया है। नारायण मूर्ति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और यूज़र फ्रेंडली कंटेंट देना शुरू कर दिया है। मूर्ति का हालांकि मानना है कि चैट जीपीटी जैसे मशीन ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा, मेरा मानना है कि इंसान का दिमाग ज़्यादा फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट है जो कई तरह के बदलाव को बहुत आसानी से स्वीकार करता है। पिछले कुछ समय से प्रोग्राम जनरेटर की वजह से जॉब लॉस नहीं हुआ है, बल्कि यंग प्रोग्रामर की संख्या बढ़ी है और इनके कामकाज की संभावनाएं बेहतर हुई हैं। इसी तरह चैट जीपीटी कोडिंग जॉब्स को ख़त्म नहीं करने वाला है। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा कि चैट जीपीटी जैसे टूल से बड़ी और जटिल समस्याएं सॉल्व करने में मदद मिलेगी और लोगों को क्रिएटिव तरीके से सोचने की तरफ पुश किया जा सकेगा। नारायण मूर्ति ने चैट जीपीटी का खुले बाहों से स्वागत करने को कहा। उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी का यूज़ कर अपनी क्रिएटिविटी, स्मार्टनेस और इनोवेशन को दिखाने का हमारे पास शानदार मौका है। नारायण मूर्ति ने कहा कि चैट जीपीटी के इस्तेमाल से काम करने के तरीके की असीम संभावना है। इस समय हमने तकनीक की सिर्फ पहली परत को देखा है और यह समझ रहे हैं कि तकनीक हमारे लिए क्या कर सकता है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में करीब 40 अरब डॉलर का निवेश किया है। साथ ही इन कंपनियों ने अमेरिका में करीब 4.25 लाख नौकरियां दी है। एक सर्वेक्षण में इस बात का खुलासा हुआ है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने रिपोर्ट जारी की है। इस दौरान भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसिटी भी मौजूद है। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने इंडियन रूट्स अमेरिकन सॉइल शीर्षक एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 163 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में अभी तक 40 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिसमें देश में 4,25,000 नौकरियां पैदा हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया भारतीय कंपनियों ने सामाजिक दायित्व का भी बखूबी निभाया। इस पर करीब 18.5 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं। अमेरिका में शोध और विकास परियोजनाओं पर भी इन कंपनियों ने 1 अरब डॉलर की फंडिंग की है। अमेरिका में भारतीय राजदूत रणजीत संधू ने कार्यक्रम में मौजूद भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका में भारतीय कंपनियां मजबूती, जुझारूपन और प्रतिस्पर्धा ला रही हैं, रोजगार पैदा कर रही हैं और स्थानीय समुदायों को समर्थन भी दे रही हैं। जाने कि इस राज्य में कितनी नौकरियां हैं। सीआईआई के मानने से संजीत बैनर्जी ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिकी बाजार में अपनी जुझारू क्षमता और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने यहाँ निवेश बढ़ाने के साथ रोजगार भी सृजन किया है, विभिन्न क्षेत्रों में विविधीकरण किया है। भारतीय कंपनी द्वारा सृजित नौकरियों से लाभान्वित होने वाले शीर्ष 10 राज्यों में टेक्सास 20,906 नौकरियाँ, न्यूयॉर्क 19,162 नौकरियाँ, न्यू जर्सी 17,713 नौकरियाँ, वाशिंगटन 14,525 नौकरियाँ, फ्लोरिडा 14,418 नौकरियाँ, कैलिफोर्निया 14,334 नौकरियाँ, जॉर्जिया 13,945 नौकरियाँ, ओहियो 12,188 नौकरियाँ, मोन्टाना 9,603 नौकरियाँ, इलिनॉइस 8,454 नौकरियाँ शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।